जावा से पलायन। यह सब कुछ ही दिनों के अंतराल में हुआ था। केसिया के पेड़ों पर फूल आने शुरू ही हुए थे जब बटाविया पर पहली बमबारी हुई। चटक गुलाबी फूल अब सड़कों पर पड़े मलबे में बिखरे दिखाई दे रहे थे। हमें खबर मिल चुकी थी कि सिंगापुर पर जापान ने कब्जा कर लिया है। मेरे पिताजी ने कहा, मुझे लगता है कि वे लोग जावा पर जल्दी ही कब्जा कर लेंगे। जब ब्रिटिश पराजित हो चुके हैं तो डच कैसे जीत सकते हैं? वह डच लोगों की आलोचना नहीं कर रहे थे। वह जानते थे कि उनके पास ब्रिटेन की तरह साम्राज्य का समर्थन नहीं था। सिंगापुर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता था। उसके हार मान लेने के बाद पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोपियन लोगों का व्यापक पलायन अपरिहार्य था। वह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। जावानीज युद्ध के विषय में क्या सोचते थे यह बताना अब मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ 9 साल का था और देश दुनिया के मामले में मुझे अधिक जानकारी नहीं थी। ज्यादातर लोग जानते थे कि उनके डच शासकों के बदले अब जापानी शासक आ जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं थी जो युद्ध समाप्त होने के बाद जावा की आजादी के सपने देखते थे। हमारे पड़ोसी मिस्टर हॉर्टनो ऐसे ही व्यक्ति थे जो भविष्य में ऐसे समय आने की कल्पना कर रहे थे जब जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीप मिलकर एक स्वतंत्र देश का रूप ले लेंगे। वह एक कॉलेज प्रोफेसर थे और डच, चाइनीज, जावानीज भाषाओं के अलावा थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते थे। उनका बेटा सोनो लगभग मेरी उम्र का था। मेरे परिचितों में वह अकेला लड़का था जो मुझसे अंग्रेजी में बात कर सकता था, इसलिए हम साथ में काफी समय बिताते थे। हमारा सबसे प्रिय शौक था पार्क में जाकर पतंगे उड़ाना। बमबारी ने जल्दी ही हमारे पतंग उड़ाने के शौक पर विराम लगा दिया। हवाई हमले की चेतावनी दिन भर रात भर गूंजती रहती थी। हालांकि शुरुआत में ज्यादातर बम बंदरगाह के नजदीक गिरे, जो हमारे घर से कुछ मील की दूरी पर था। फिर भी हमें घर में बंद होकर रहना ही पड़ता था। यदि हवाई जहाज की आवाज ज्यादा पास से आती तो हम सब पलंग या टेबल के नीचे घुस जाते। मुझे याद नहीं है कि उस समय वहां खाइयां थी या नहीं। शायद पहले किसी को खाई खोदने का समय नहीं मिला था और अब तो सिर्फ कब्रें खोदने का समय था। घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी घटित हो रही थी और वहां रहने वाले सभी लोग जावा से बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहे थे, सिवाय जावानीज लोगों के। तुम लोग कब जा रहे हो? एक दिन जब हवाई हमलों के विराम के बीच बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे तो सोनो ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। यह सब मेरे पिताजी पर निर्भर करता है। मेरे पिताजी कह रहे थे जापानी 1 हफ्ते में यहां पहुंच जाएंगे और अगर तब भी तुम लोग यहीं रहोगे तो तुम्हें रेलवे के निर्माण कार्य में लगा देंगे। मुझे वह काम करना बुरा नहीं लगेगा। मैंने उसकी बात का विरोध किया। लेकिन वे लोग तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं देंगे, सिर्फ कीड़े वाले चावल देंगे और अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। ऐसा तो वो फौजियों के साथ करते हैं, मैंने कहा। हम तो सिविलियंस हैं। वे सिविलियंस के साथ भी ऐसा करते हैं, सोनो ने कहा। मेरे पिताजी और मैं बटाविया में क्या कर रहे थे जब हमारा घर पहले भारत में और फिर सिंगापुर में था? पिताजी रबर का व्यापार करने वाली एक फर्म में काम करते थे और 6 महीने पहले उन्हें एक डच कंपनी के साथ साझेदारी में नया ऑफिस खोलने के लिए बटाविया भेजा गया था। हालांकि मैं बच्चा था, फिर भी मैं उनके साथ हर जगह जाता था। मेरी मां की मृत्यु तभी हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था और तब से पिताजी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। युद्ध की समाप्ति के बाद वह मुझे इंग्लैंड ले जाने वाले थे। क्या हम युद्ध जीतने वाले हैं? ऐसा लगता तो नहीं है, उन्होंने जवाब दिया।
नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम जीतने वाले थे। बंदरगाह पर पिताजी के साथ खड़े खड़े मैं सिंगापुर से शरणार्थियों से भरे जहाज आते देख रहा था। मर्द, औरतें और बच्चे सब तपती धूप में जहाज की छत पर ढेरा डाले हुए थे। सभी कमजोर, थके हुए और चिंतित लग रहे थे। वे या तो कोलंबो जा रहे थे या बंबई। बटाविया के तट पर कोई नहीं उतरा। यह ब्रिटिश इलाका नहीं था, डच था, और सब जानते थे कि बहुत दिनों तक यह डच भी नहीं रहने वाला है। क्या हम भी यहां से नहीं चलेंगे? मैंने पूछा। सोनो के पिताजी कह रहे थे, जापानी किसी भी दिन यहां पहुंच सकते हैं। हमारे पास अभी कुछ दिनों का समय है, पिताजी ने कहा। वे एक नाटे कद के गठीले शरीर वाले व्यक्ति थे जो कभी कभी ही उत्तेजित होते थे। वे परेशान होते थे तो भी किसी को दिखाते नहीं थे। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और उसके बाद फिर हम चल सकते हैं। हम जाएंगे कैसे? उन जहाजों में तो बिल्कुल जगह नहीं है। हाँ, सच में नहीं है, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे बेटा, चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं कर रहा था। मुझे पूरा भरोसा था कि पिताजी इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। वे कहा करते थे, हर समस्या का हल कहीं ना कहीं छुपा होता है और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। सड़कों पर ब्रिटिश फौजी गश्त लगाते रहते थे, लेकिन वे हमें सुरक्षा का एहसास नहीं दिला पाते थे। वे तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सेना के जहाज आएं और उन्हें यहां से ले जाएं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जावा को बचाने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। हर कोई वहां से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। हालांकि जावानीज लोग डच लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, फिर भी उनके मन में किसी एक यूरोपियन के प्रति बैर भाव नहीं था। मैं सड़क पर बिना किसी डर के घूम सकता था। कभी कभी चाइनीज क्वार्टर से कुछ छोटे बच्चे मेरी ओर इशारा करके चिल्लाते, डचमैन, लेकिन वे ऐसा खेल खेल में करते थे और मुझे उनकी भाषा इतनी अच्छी तरह आती नहीं थी कि उन्हें मैं समझा पाऊं कि अंग्रेज और डच एक ही नहीं होते। उनके लिए सभी गोरे एक समान होते थे और यह बात समझ में भी आती थी। मेरे पिताजी का ऑफिस नहर के किनारे व्यवसायिक क्षेत्र में था। उससे 2 मील दूर हमारा 2 मंजिला घर था। एक पुरानी सी इमारत जिसकी छत लाल पत्थरों से बनी थी और चौड़ी सी बालकनी के दोनों किनारों पर पत्थर के ड्रैगन थे। हमारे बगीचे में लगभग पूरे साल फूल खिले रहते थे। बटाविया में यदि कोई चीज बमबारी से अधिक नियमित थी तो वह थी बारिश, जो लगभग रोज दोपहर को छत से होती हुई नीचे केलों के पत्तों पर गिरती थी। जावा की गर्म तपती दोपहरी में बारिश का हमेशा स्वागत होता था। बटाविया में विमान भेदी बंदूकें नहीं थी। कम से कम हमने तो उन्हें वहां होने के बारे में कभी नहीं सुना। और जापानी बम वर्षक अपनी मर्जी से आते थे और दिन दहाड़े बम गिराकर चले जाते थे। कभी कभी बम शहर में भी गिर जाते थे। एक दिन मेरे पिताजी के ऑफिस के बगल वाली इमारत पर बम सीधे आकर गिरा और इमारत टूटकर नदी में गिर गई। वहां काम करने वाले बहुत से कर्मचारी मारे गए। स्कूल बंद हो गए। सोनू और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हम घर पे रहकर डॉटर्स या कैरम खेलते, कालीन पर कुश्ती लड़ते या ग्रामोफोन पर गाना सुनते। हमारे पास ग्रेसी फील्ड्स, हैरी लॉडर, जॉर्ज फ्रॉम्बी और आर्थर रेस्की के रिकॉर्ड्स थे, जो वर्ष 1940 की शुरुआत के लोकप्रिय ब्रिटिश गायक थे। आर्थर रेस्की का एक गाना था जिसके शब्द एडोल्फ हिटलर का मजाक उड़ाते थे। Adolf, we gonna hang up your washing on the Siegfried line, if the Siegfried line is still there. हम यह सोचकर खुश हो जाते थे कि ब्रिटेन के लोग युद्ध जीतने के प्रति आश्वस्त थे। एक दिन सोनू ने कहा,
क्यों ना हम साइकिल लेकर शहर से बाहर चलें। मुझे उसका प्रस्ताव पसंद आ गया। सुबह के ऑल क्लियर अलार्म के बाद हम अपनी साइकिलों पर सवार होकर शहर से बाहर की ओर निकल पड़े। मैंने साइकिल किराए पर ली थी, लेकिन सोनू के पास उसकी अपनी साइकिल थी। वह साइकिल उसके पास 5 वर्ष की उम्र से थी और उसे आए दिन मरम्मत की जरूरत पड़ती थी। इस साइकिल की आत्मा इसे छोड़कर चली गई है, वह कहा करता था। हम दोनों के पिताजी काम पर गए थे। सोनू की मां बाजार गई थी और 1 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाली थी। हमारा अंदाजा था कि हम लंच से पहले वापस आ जाएंगे। हम जल्दी ही शहर से बाहर पहुंच गए, एक ऐसी सड़क पर जो चावल के खेतों, अनानास के बागों और सिनकोना के बागानों से होकर गुजरती थी। हमारी दाईं ओर गहरे हरे पहाड़ थे, बाईं ओर नारियल के पेड़ों की कतारें और आगे समुद्र। चावल के खेतों में बहुत सी औरतें और मर्द काम कर रहे थे, जिनके पैर घुटनों तक मिट्टी से नहाए हुए थे। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उन्होंने चौड़े किनारे वाले हैट पहने हुए थे। कहीं कहीं एक आध भैंस कीचड़ भरे मटमैले पानी में बैठी दिखाई दे रही थी। हमने नारियल के पेड़ों के बीच का उबड़ खाबड़ रास्ता चुना। नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे तक लगे हुए थे। अपनी साइकिलें पथरीली जमीन पर छोड़कर हम रेतीले बीच पर दौड़ते हुए छिछले पानी में कूद गए। पानी में ज्यादा आगे मत जाना, सोनू ने चेतावनी दी। वहां शार्क्स हो सकती हैं। पानी में पत्थरों पर चलते हुए हमने अच्छे अच्छे शंख खोजे और फिर एक बड़े से पत्थर पर बैठकर समुद्र को देखने लगे, जिसके स्वच्छ व नीले पानी में एक जहाज शांति से आगे बढ़ रहा था। यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि आधी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ था और बटाविया, जो इस जगह से सिर्फ 2 या 3 मील की दूरी पर था, युद्ध का बिल्कुल सेंटर था। घर वापस लौटते समय हमने चावल के खेतों के बीच का एक छोटा रास्ता लेने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर हमें पता चला कि हमारी साइकिलों के टायर कीचड़ में फंस गए थे। इस वजह से हमें घर लौटने में देर हो गई। ऊपर से हम रास्ता भी भूल गए और शहर के एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जिससे हम बिल्कुल अनजान थे। हम शहर में घुसे ही थे कि सायरन की आवाज आने लगी और कुछ ही देर में हवाई जहाज के इस दिशा में आने की भी। क्या हम साइकिल से उतरकर कहीं पनाह ले लें? मैंने सोनू को आवाज लगाकर पूछा। नहीं, जल्दी से घर चलते हैं, सोनू चिल्लाकर बोला। बम यहां नहीं गिरेंगे। लेकिन वह गलत सोच रहा था। हवाई जहाज काफी नीचे उड़ रहे थे। मैंने एक पल के लिए नजरें उठाई तो देखा एक भयावह जापानी लड़ाकू बम वर्षक ने सूर्य को ढका हुआ है। हम पूरी ताकत से पैडल मारने लगे, लेकिन हम मुश्किल से 50 गज आगे ही बढ़े होंगे कि हमारी दाईं ओर के कुछ मकानों के पीछे एक भीषण विस्फोट हुआ। दहशत के मारे हमारी साइकिलें सड़क पर गोल गोल घूमने लगी और हम नीचे गिर पड़े। हमारी साइकिलें जैसे विस्फोट के प्रभाव में आकर एक दीवार से टकरा गई। मुझे अपने हाथों में तेज जलन महसूस हो रही थी, जैसे मुझे सैकड़ों छोटे छोटे कीड़ों ने काट लिया हो। मेरे शरीर पर कई जगह खून की बूंदें दिखाई देने लगी। सोनू भी पेट के बल रेंगते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने देखा उसके भी माथे और हाथों पर मेरी जैसी खरोंचें लगी हुई थी, जो शायद बारूद के नन्हे कणों के उड़ने से लगी थी। हम जल्दी से उठकर खड़े हो गए और अपने घर की दिशा में भागने लगे। हमारी मुड़ी तोड़ी साइकिलें लावारी से सड़क पर पड़ी रही। तुम दोनों सड़क से हटो, किसी ने खिड़की से पुकार कर हमें चेतावनी दी। लेकिन हम तब तक दौड़ते रहे जब तक कि घर नहीं पहुंच गए, और इतना तेज दौड़े जितना हम जिंदगी में कभी नहीं दौड़े थे। मेरे पिताजी और सोनू की माँ और पिताजी खुद भी हमें खोजते हुए सड़क पर भाग रहे थे जब हम दौड़ते हुए आकर उनकी बाहों में गिर पड़े। कहाँ थे तुम दोनों? क्या हुआ तुम दोनों को? ये खरोंचें कहाँ से लगी तुम्हें? सब निरर्थक से प्रश्न थे, लेकिन इससे पहले कि हम सांस लेकर कुछ बताते,
हमें उठाकर अपने अपने घर ले जाया गया। पिताजी ने मेरी खरोंचों और चोटें साफ की, मेरे चिल्लाने पर ध्यान न देते हुए मेरे चेहरे और पैरों पर आयोडीन लगाया और फिर मेरे पूरे चेहरे पर प्लास्टर चिपका दिया। सोनू और मैं बुरी तरह डर गए थे। उस दिन के बाद कभी घर से दूर नहीं गए। उस रात पिताजी ने कहा, मुझे लगता है हम 1-2 दिन में यहाँ से निकल सकते हैं। क्या दूसरा जहाज आ गया है? नहीं। फिर हम कैसे जाएंगे? प्लेन से? थोड़ा इंतज़ार करो बेटा, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। लेकिन हम अपने साथ ज़्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे, सिर्फ उतना ही ले जाएंगे जितना 2 एयरबैग्स में आ जाए। और स्टैम्प कलेक्शन का क्या होगा? मेरे पिताजी का स्टैम्प कलेक्शन काफ़ी कीमती था और कई भागों में था। बदकिस्मती से हमें उसका बड़ा हिस्सा यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं मिस्टर होर्टनो से संभाल के रखने की विनती करूंगा और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, अगर समाप्त हुआ तो हम आकर उसे ले जाएंगे। लेकिन हम 1 या 2 एल्बम तो अपने साथ ले जा सकते हैं ना? एक ले चलेंगे। हमारे पास एक ही जगह होगी और अगर हमें बॉम्बे में पैसों की ज़रूरत होगी तो हम स्टैम्प्स बेच देंगे। बॉम्बे? वो तो इंडिया में है। मुझे लगा हम इंग्लैंड वापस जा रहे हैं।